अब आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखना होगा। पहला तरीका कि आप सिलेबस की हर एक लाइन को पढ़ते हो, उसके हिसाब से सोर्स बुक सेलेक्ट करते हो, लाइक योर एनसीईआरटीज, योर स्टैंडर्ड बुक। देन यू स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, फिर उसके हिसाब से नोट्स बनाते हो, फिर आंसर राइटिंग करते हो। या तो यूपीएससी डीप डाउन जाके अब क्वेश्चंस पूछेगा, या इनसे रिलेटेड जो एडजेसेंट थीम्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो यूपीएससी ने पूछ लिया। अब यूपीएससी नेक्स्ट क्या पूछ सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर थीम्स पे आपके पास नोट्स तो होने ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट क्या एक्सपेक्टेड थीम हो सकती है वो भी गेस करके आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से जो टॉपर्स है ना, सिलेबस को देखते हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब जाके आंसर में लिखते हैं। मेंस के किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको टैकल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप सिलेबस की हर एक लाइन को पढ़ते हो, उसके हिसाब से सोर्स बुक सेलेक्ट करते हो, लाइक योर एनसीईआरटीज, योर स्टैंडर्ड बुक। देन यू स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, फिर उसके हिसाब से नोट्स बनाते हो, फिर आंसर राइटिंग करते हो। बट ये तरीका थोड़ा कन्वेंशनल तरीका है और इसको आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में अडॉप्ट कर सकते। लेकिन अगर आप 16 जून का प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली क्लियर कर रहे हो, या थोड़े भी कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और आप अगले 3 महीने में मेंस लिखने वाले हो, तो आप इस ट्रेडिशनल अप्रोच पे, इस कन्वेंशनल अप्रोच पे अपने मेंस के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरा मेथड अडॉप्ट करना होगा। अब आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखना होगा और कुछ ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करनी होगी जिस पे यूपीएससी पिछले 11 साल से लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा। तो हमने इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि हमने पिछले 11 साल से सिलेबस की हर एक लाइन पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले इन क्वेश्चंस की डिमांड को तोड़ा, उनको सेग्रीगेट किया और इस सेग्रीगेशन में हमने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कुछ ब्रॉडर थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाए जिस पे यूपीएससी लगातार हर साल पिछले 11 साल से सवाल पूछ रहा है। अगर आप देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस के लिए 2 लाइन दी गई है, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन ये। और इस पहली लाइन पे यही 5 ऐसी ब्रॉडर थीम्स हैं जिस पे आपको लगातार यूपीएससी 11 साल से क्वेश्चंस पूछ रहा। अभी अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप 3 महीने में मेंस लिखने वाले हैं, तो आपको अपना 70% ऑफ द टाइम इन थीम्स पे देना है, क्योंकि यूपीएससी अब इन थीम्स पे या तो डीपर जाएगा या इनसे जो भी एडजेसेंट थीम्स होती हैं उन पे क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपका जो 70% ऑफ द टाइम होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का, वो इन थीम्स में जाना चाहिए और रेस्ट 30% टाइम आप बाकी चीज़ों को दे सकते हैं ताकि आप पूरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएँ। आज हम इन सारे थीम्स पे कैसे सवाल आए हुए हैं यूपीएससी में पिछले 11 साल में वो देखने वाले हैं, और यूपीएससी आगे क्या सवाल पूछ सकता है, दैट इज क्या एक्सपेक्टेड थीम्स हैं जिन पे यूपीएससी आगे सवाल पूछेगा वो भी देखने वाले हैं। थीम्स के अंदर डिटेल में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी कितने क्वेश्चंस पूछता है हर साल। अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रीन पे GS1 का सिलेबस है जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिलेबस में सिर्फ 2 लाइनें। अगर आप इस पिवोट टेबल को देखेंगे तो आप एक पैटर्न एनालाइज कर पाएंगे कि अप्रॉक्स यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 3 सवाल पूछ सकता है GS1 के अंदर, और इन 3 सवाल को प्रिपेयर करने के लिए 800 पेजेस की स्पेक्ट्रम और 250 पेजेस की एनसीईआरटी को कवर टू कवर खत्म करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो हम समझेंगे कि कौन सी यूपीएससी की फेवरेट थीम्स हैं जिस पे लगातार 11 साल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किन पे आगे क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपना 70% ऑफ द टाइम उन थीम्स पे देना है जिस पे यूपीएससी लगातार 11 साल से क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं थीम्स के अंदर या तो डीप डाउन जाएगा या उनसे रिलेटेड एडजेसेंट थीम्स पे नए क्वेश्चंस पूछेगा। तो इसको आज हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्लाइड पे पिछले 11 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कैटेगराइज करके हमने इन ब्रॉडर थीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कि अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो ये यूपीएससी की फेवरेट थीम्स हैं जिनके अंदर या तो यूपीएससी डीप डाउन जाके अब क्वेश्चंस पूछेगा
या इनसे रिलेटेड जो एडजेसेंट थीम्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी हम जो सिलेबस की पहली लाइन है इस पे देखते हैं कि कौन सी थीम्स ऐसी यूपीएससी की जो फेवरेट्स हैं, इन पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है और क्या एक्सपेक्टेड थीम है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पे जरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो पहली थीम हम लेने वाले हैं कॉलोनियल रूल एंड इम्पैक्ट। ये एक ब्रॉडर थीम है जिस पे यूपीएससी ने कुछ 5 सवाल पिछले 11 साल में पूछे हुए। तो इन सवालों को देखते हैं कि कैसे सवाल आए हुए हैं और क्या इनके बेसिस पे एक्सपेक्टेड थीम्स हैं जिन पे सवाल आ सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो पिछले 11 साल में यूपीएससी ने ये सवाल पूछे हुए। अगर आपको मैं बताऊं तो जो 2014 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। अब या तो यूपीएससी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर कुछ जाके क्वेश्चंस पूछ सकता है या इससे रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर पूछी गई हैं तो वो ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप देखो तो वो पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपली स्टेट्स वो भी पूछ सकता है। अगर आप देखो तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके एडजेसेंट जो भी थीम्स हो सकती हैं उन पे अब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको इन चीज़ों पे नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप रियल एग्जाम में किसी भी चीज़ को मिस आउट ना करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रीजन फॉर डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री एंड रूरल इकोनॉमी। यूपीएससी 2014 में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज पूछा था। अब 2017 में यूपीएससी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जाके पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या रीजन था ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन होने का और रूरल इकोनॉमी का क्रिपल्ड होने का, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो इसी थीम के अंदर डीप डाउन जाके देखें। दूसरा अगर आप देखें तो 2022 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि रीजन ऑफ फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि जो फेमिन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो यूपीएससी ने पूछ लिया। अब यूपीएससी नेक्स्ट क्या पूछ सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने रीजन पूछ लिया है तो अब वो आपसे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेमिन्स पूछ सकता है या किसी भी एक फेमिन का स्पेसिफिक क्वेश्चन डाल के उसके बारे में डिटेल्स पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा फेमिन या ग्रेट बंगाल फेमिन, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रिटिश आर्मीज की सुप्रीमेसी अगेंस्ट इंडियन रूलर, कि टेल मी द रीजन बिहाइंड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश आर्मीज अगेंस्ट द इंडियन रूलर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ चुका है 2022 में, तो अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है? अब यूपीएससी ब्रिटिश आर्मीज की सुप्रीमेसी अगेंस्ट राइवल कॉलोनियल पावर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इन प्रीवियस ईयर थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है और इनके बेसिस पे क्या एडजेसेंट थीम बन रही है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, उनको भी पढ़ना है और उनके पे नोट्स बनाना। अगर आप देखें तो 2023 का यानी कि पिछले साल का जो यूपीएससी का मेंस पेपर था उस पे यूपीएससी ने इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइब्स एंड ट्राइबल रिस्पॉन्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि ट्राइबल पे इम्पैक्ट और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी अब इसी थीम पे डीप डाउन जाने की कोशिश करे तो वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट और मेनलैंड ट्राइबल मूवमेंट के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है या कंपैरिजन पूछ सकता है। तो आपको हर एक थीम्स को पढ़ के समझ के उनके बेसिस पे जो भी एक्सपेक्टेड थीम्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना। अब देखेंगे कि इन थीम्स पे नोट्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मैं अनिमेश रैंक 2 के नोट्स दिखाऊं तो ये नोट्स उसने 1 साल पहले बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि पहले जो मैंने आपको थीम दिखाई कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, उस पे अनिमेश ने अपने नोट्स को ऑलरेडी बनाया हुआ था। यानी कि आपको पीवाईक्यूज के बेस पे नोट्स तो बनाने ही हैं, प्लस एक्सपेक्टेड थीम पे भी नोट्स बनाने हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि अनिमेश ने अपने नोट्स में एक्सपेक्टेड थीम्स के बारे में भी नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें तो ट्राइबल मूवमेंट मेनलैंड पे जो भी नोट्स हो सकता है उसको बनाया, और ट्राइबल मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट उस पर भी अनिमेश नोट्स बना के रेडी है। इससे आप ये समझ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं तो आपका 70% ऑफ द टाइम उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए इन्हीं आई हुई थीम्स और इनके बेसिस पे एक्सपेक्टेड थीम्स के लिए ही होना चाहिए।
और रेस्ट 30% ऑफ द टाइम आप बाकी चीज़ों को प्रिपेयर करने में दे सकते हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएं। अभी हम देखेंगे कुछ और। अभी हम देखेंगे दूसरी थीम जो यूपीएससी की फेवरेट है और जिस पे लगातार 11 साल से क्वेश्चंस आए हुए, गांधी एक्स लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि गांधी का कंपैरिजन विद डिफरेंट लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट रहा। अगर आप देखें तो पिछले 11 साल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू गांधी। अगर आप देखें तो 2015 में सबसे पहले जो यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी, यानी कि अगर गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं होते तो हमारे जो इंडिपेंडेंस की अचीवमेंट है वो कितनी डिफरेंट होती, इस पे क्वेश्चन 2015 में आ चुका। अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो इसी के अंदर डीप डाउन जाके पूछेगा या इससे एडजेसेंट जो भी थीम्स हो सकती हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, जानने की ये कोशिश करते हैं कि अगर गांधी नहीं होते तो इंडिपेंडेंस कितना डिफरेंट होता। आप जानते होंगे कि गांधी की वजह से देयर वॉज पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, बट अगर गांधी नहीं होते तो हमें जो इंडिपेंडेंस है वो हो सकता है कि आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू मिलती। दूसरा, अगर गांधी नहीं होते तो कम्युनल फोर्सेस वुड हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन। तीसरा, कि अगर गांधी नहीं होते तो हो सकता था कि कांग्रेस एक सर्टेन क्लास या सर्टेन रीजन तक ही लिमिट होके रह जाती। तो अगर यूपीएससी को डीप डाउन जाना है इस टॉपिक पे तो यूपीएससी क्या पूछ सकता है? क्योंकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हुआ है कि विदाउट गांधी कांग्रेस माइट हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक क्लासेस और रीजन, डू यू एग्री? इस तरीके से यूपीएससी जो है डीप डाउन जा सकता है इस पर्टिकुलर थीम पे। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यूपीएससी की थिंकिंग क्या है। दूसरा, अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन बड़ा यूपीएससी जो पूछ रहा है वो ये कि कंपैरिजन बताओ, गांधी वर्सेस अंबेडकर का कंपैरिजन, गांधी बोस का कंपैरिजन, गांधी टैगोर का कंपैरिजन। अगर आप देखें तो पहले कंपैरिजन वाले सवाल कैसे आते थे? गांधी और अंबेडकर के बीच में आपको ब्रॉडर लेवल पे कंपैरिजन को बताना होता था। वहीं आप देखें तो गांधी बोस के बीच में अगेन ब्रॉडर लेवल पे कंपैरिजन बताना है। लेकिन 2023 में यूपीएससी थोड़ा डीप डाउन चला गया। अब ये पूछ रहा है आपसे कि गांधी और टैगोर के बीच में आप कंपैरिजन तो बताओ, लेकिन स्पेसिफिकली एजुकेशन और नेशनलिज्म के बीच में उनके आइडियाज कितने डिफरेंट थे वो पूछ रहा है। यानी कि यूपीएससी पहले जो ब्रॉडर लेवल पे क्वेश्चन पूछा था थोड़ा डीप डाउन चला गया उन्हीं टॉपिक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अब इन पे एक्सपेक्टेड थीम क्या है कि जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सके, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला तो पर्सनालिटी के साथ कंपैरिजन, यानी कि गांधी का कंपैरिजन जवाहरलाल नेहरू के साथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, गांधी चूजेस जवाहरलाल नेहरू एज हिज सक्सेसर। तो इस पे आपको रीजंस पूछ सकता है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द एक्सपेक्टेड थीम। दूसरा, गांधी का कंपैरिजन विद तिलक हो सकता है या सीआर दास हो सकता है या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिससे गांधी का कंपैरिजन किया जा सकता है। दूसरा, जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल गांधी अंबेडकर आ चुका है, तो इन्हीं पे यूपीएससी डीप डाउन जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि गांधी और अंबेडकर के बीच में आप स्पेसिफिक ये बताओ कि उनकी अप्रोच कितने डिफरेंट थे विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, गांधी ने क्या बोला था कि डिप्राइव्ड क्लासेस आर हरिजन्स, व्हाइल अंबेडकर सेड कि दिस इज अ वेरी क्लेवर स्कीम। ठीक है, तो यूपीएससी अब क्या कर रहा है कि जो थीम्स आई हुई हैं, जो ब्रॉडर लेवल पे जो थीम्स पहले पूछी हुई हैं, उन्हीं में डीप डाउन जाके क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी देखते हैं कि इन पे नोट्स कैसे बना रखे हैं। तो ये अनिमेश के नोट्स हैं जो कि अनिमेश ने गांधी और बोस के ऊपर बनाए हुए हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा देखें तो गांधी वर्सेस अंबेडकर के लिए जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी सिमिलरिटीज हैं, उस पर अनिमेश ने ऑलरेडी नोट्स बनाया हुआ था। यानी कि जो पीवाईक्यूज में आ चुका है उन पे तो आपको नोट्स बना के रखना ही है। उसके बाद आप जो एक्सपेक्टेड थीम हो सकती हैं या उनके डीप डाउन जाकर जो यूपीएससी पूछ सकता है उन पे रिसर्च करके आपको नोट्स बनाने हैं, उन थीम्स को तैयार करना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के, और जो बचा हुआ 30% ऑफ द टाइम होगा उन पे आप बाकी चीज़ों पे फोकस करोगे ताकि सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर पाओ। राइट, तो अनिमेश ने कुछ ऐसे किया था। अभी देखते हैं कि तीसरी थीम जो कि यूपीएससी की फेवरेट है और जिस पे यूपीएससी ने लगातार 11 साल से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, दैट इज रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी। रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी पे भी यूपीएससी अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछ सकता है उसको समझते हैं। अगर आप देखोगे तो 11 साल में रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी पे ये क्वेश्चंस आए हुए। 2014 में
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, और क्यों बैटल पानीपत पे ही लड़े जाते हैं, इसका रीजन दो। दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आप देखो तो यूपीएससी बैटल्स के बारे में पूछ रहा, तो सेम लाइन पे क्या यूपीएससी एंग्लो मराठा वार या एंग्लो मैसूर वार के बारे में नहीं पूछ सकता? डेफिनेटली पूछ सकता है। तो उसको प्रिपेयर करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद दिस। ठीक है, अगर आप देखो तो 2014 में एक और क्वेश्चन आया था नेवल म्यूटिनी पे, यानी कि जितनी भी म्यूटनीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो व्हाइट म्यूटिनी, वेलोर म्यूटिनी, जितनी भी म्यूटिनी है वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती। उसके बाद आप देखो तो 2016 और 2019 में यूपीएससी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2016 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इसमें ये पूछा है कि 1857 के बाद क्या ब्रिटिश पॉलिसीज में चेंजेस आए, यानी कि आफ्टर 1857 व्हाट वर द चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस, उसके बारे में क्वेश्चन। अगेन 2019 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन डिफरेंट ये है 1857 के रिवॉल्ट से पहले कितने लोकल रिबेलियन हुए थे और उनके क्या फैक्टर्स थे वो बताओ। यानी कि वो प्री और पोस्ट 1857 का क्वेश्चन पूछ चुका। अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो समझते हैं कि अब यूपीएससी उसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बारे में पूछ सकता है, अगर यूपीएससी को 1857 पे क्वेश्चन पूछना है तो। दूसरा, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या डिफरेंट लीडरशिप इन्वॉल्व एट रीजनल लेवल, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाना साहब कौन से रीजन से इन्वॉल्व थे इस रिवॉल्ट में, या बेगम हजरात महल रिवॉल्ट में किस रीजन से ब्रिटिश आर्मीज को अपोज कर रही थी, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि फैक्टर्स दैट प्लेड रोल इन फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ड्यूरिंग 1750s, यानी कि मिड 18th सेंचुरी, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, उस समय फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के क्या रीजन से वो बता। यानी कि ये जब थीम्स आ चुकी हैं तो इस पे क्या एक्सपेक्टेड थीम हो सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1750s देयर वर लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज वर देयर, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या कैसे रीजनल पावर्स राइज किए उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दिस इज व्हाट द प्रीवियस ईयर थीम्स एंड दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड थीम दैट कैन कम। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इन दोनों के अकॉर्डिंग करनी है। अभी देखते हैं कि यूपीएससी में इसके लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो ये अनिमेश पे कुछ नोट्स हैं जिसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे नोट्स बनाए हुए हैं। ऑल्सो इसने रीजनल लेवल पे फॉर एग्जांपल जनरल बख्त खान दिल्ली से रिवॉल्ट कर रहे थे, उसी तरह बेगम हजरात महल लखनऊ से थी। तो सारी चीज़ों को एक्सपेक्टेड थीम के अकॉर्डिंग भी इसने अपने नोट्स में डाला हुआ है। ठीक है, सो अगर आप देखें तो प्री 1857 के रिलेवन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या लोकल रिलेवन के फैक्टर्स थे, वो यहाँ इसने डाला हुआ है। सो दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझने का कि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर थीम्स पे आपके पास नोट्स तो होने ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट क्या एक्सपेक्टेड थीम हो सकती है वो भी गेस करके आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ। अगर आप देखो डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल का जो भी रीजन है वो यहाँ दिया हुआ है, राइट। अब देखते हैं कि यूपीएससी की जो चौथी फेवरेट थीम है उस पर क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने 11 साल में पूछा हुआ। अगर आप देखो तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इस पे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। और यूपीएससी ने पिछले 11 साल में इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा है थोड़ा उसको समझते हैं। तो पिछले 11 साल में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2017 में और 2021 में। तो 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का, वो ये है कि वुमेन के इश्यूज बताओ ड्यूरिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, राइट। तो अगर वुमेन के इश्यूज पूछ रहा है तो वो अब क्या पूछ सकता है एक्सपेक्टेड थीम में कि इशू ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में आप बता सकते हैं, राइट। या अगर वुमेन के इश्यूज के बारे में इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो डीप डाउन जाके किसी पर्सनैलिटी का नाम देके उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सावित्रीबाई फुले के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो अदर पर्सनालिटीज, वुमेन पर्सनालिटीज जो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, उन पे क्वेश्चंस आ सकता है। तो वो आपके लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखें तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे राइज एंड ग्रोथ ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्मो समाज, यानी कि मूवमेंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब बाकी की जितने मूवमेंट हैं और ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको इन पे नोट बनाना होगा
और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मो समाज के बारे में पूछ चुका है तो हो सकता है आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके से आपको जो प्रीवियस ईयर थीम्स जो आई हुई हैं उनके बेसिस पे आपको गेस करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेदर देन आप 800 पेज की बुक को कवर टू कवर पढ़ो, स्पेक्ट्रम की बुक। उसके बजाय आपको इस तरीके से चीज़ों को गेस करना पड़ेगा और इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड थीम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगी और तब आप मीन्स रेडी हो पाओ। अभी देखते हैं कि यूपीएससी की जो 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है जो यूपीएससी जिससे लगातार क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है वायसरॉय एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यूपीएससी ने पिछले 11 साल में ऐसे 2 वायसरॉय के नाम दिए हैं और उनकी पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन आ चुका है 2013 में, और उनका जो भी वर्क है इन वेरियस सेक्टर्स उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। 2020 में लॉर्ड कुजन पे क्वेश्चन आ चुका है और उसकी पॉलिसीज और उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या थे उस पर क्वेश्चन आ चुका है। सो जितने भी वायसरॉय हैं जो कि इम्पैक्टफुल थे उन पे क्वेश्चन आ सकता है और उनकी पॉलिसीज के क्या पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट थे उन पे क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड इरविन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट वायसरॉय हो गए उन पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखते हैं कि इन पे नोट्स कैसे बने हुए हैं। ये अनिमेश के नोट्स हैं, ऑलरेडी लॉर्ड डलहौजी पे इसने अपने नोट्स को बना रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो भी वर्क है वो और उससे कैसे एक्सप्लॉइट किया उसने वो यहाँ पे मेंशन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में भी इसने नोट्स बना रखा है, विलियम बेंटिक के बारे में भी इसने नोट्स यहाँ बना रखा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गेस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वायसरॉयज हैं इन पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपको लॉर्ड इरविन के बारे में बताया अभी पीछे, जैसे मैंने आपको लॉर्ड इरविन का एग्जाम्पल दिया। अब गांधी इरविन पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रोल ऑफ लॉर्ड इरविन इन दैट कैन बी आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मीन्स एग्जामिनेशन। अभी फिर देखते हैं कि तो मॉडर्न हिस्ट्री की सिलेबस की 2 लाइन है और पहली लाइन से जो 5 इंपॉर्टेंट थीम्स थी और उन पे कैसे क्वेश्चंस आए थे वो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे जो दूसरी लाइन है, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इस पे यूपीएससी की 3 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पे यूपीएससी पिछले 11 साल से क्वेश्चन पूछा है। यानी कि इन थीम्स को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन पे जो माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इन माइक्रो थीम्स की हेल्प से आप अदर थीम्स को जो गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हीं माइक्रो थीम्स में या तो यूपीएससी डीप डाउन जाके क्वेश्चन पूछेगा या इनसे रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम्स होंगी उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। उनको प्रिपेयर करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एनालिसिस को समझते हैं और 1 बाय 1 जाके हर एक थीम को देखते हैं कि यूपीएससी ने पिछले 11 साल में कैसे क्वेश्चन पूछा है और क्या पूछ सकता है। सो लेट्स सी कि इन 3 थीम्स में पहली जो थीम है वो एक्ट्स एंड देयर फीचर्स, इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है और क्या आ सकता है वो देखते हैं। तो यूपीएससी ने पिछले 11 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स बताओ और इससे क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किए गए थे वो बताओ। यानी कि अब सारे जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप 3 से 4 पेजेस के अंदर इन एक्ट के फीचर्स को डेफिनेटली कंसोलिडेट करके अपने नोट्स को बना लीजिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिफरेंट एक्ट पे आ जाए तो आप उसको लिख पाएँ। राइट, देखेंगे कि अनिमेश ने कैसे नोट्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे अनिमेश का ये नोट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी थीम पे आते हैं, यानी कि पहली थीम हमने डिस्कस कर ली, दूसरी थीम इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इस पे यूपीएससी ने क्या पिछले 11 साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2013 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने वो है फॉरेनर्स रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो भी फॉरेनर्स थे उनका क्या रोल था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये यूपीएससी ने पूछ चुका है, आपको इसके ऊपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है, अगर यूपीएससी को ये क्वेश्चन टफ करना हुआ तो वो किसी एक फॉरेनर का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कि एनी बसंत या चार्ल्स एंड्रयूज, जो कि दोनों फॉरेनर थे, उनका क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में। यानी कि यूपीएससी इस थीम पे अब डीप डाउन जा सकता। तो यानी कि एक्सपेक्टेड थीम क्या हो जाएगी कि एओ ह्यूम्स का क्या रोल था इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, या एनी बसंत या चार्ल्स एंड्रयूज, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स थे जिन्होंने अब हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनके ऊपर कुछ लाइंस अपने नोट्स में आप जरूर डालें। राइट, उसके बाद देखेंगे कि वुमेन्स का रोल आप बताओ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर।
अब ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन, अब यूपीएससी इस पे क्या पूछ सकता है कि यूपीएससी थोड़ा डीप डाउन जा सकता है कि वुमेन का रोल बता दो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, या जो भी रिवॉल्यूशनरीज वुमेन थी उनका रोल बता दो, ठीक है, या वो किसी पर्टिकुलर वुमेन का नाम दे दे कि सरोजिनी नायडू का क्या रोल था वो बता दो इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो दिस इज हाउ यूपीएससी थिंक्स ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो यूपीएससी की फ्रेमिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को आपको पकड़ना हो, एंड देन आपको उस बेसिस पे तैयारी करके अपने नोट्स तैयार करने होंगे ताकि आप मेंस के एग्जाम में ढंग का आंसर लिख के आ पाओ। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट की वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। 2020 ने यूपीएससी ने ये पूछा है कि ड्यूरिंग 1920s जो भी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स नए फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ रहे थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूपीएससी इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग 1920s कम्युनिस्ट लीडर्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप, राइट। देयर वाज अ सर्ज ऑफ कम्युनिज्म इन ब्रिटिश इंडिया, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सोशलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है और उसका प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट द थिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 2021 में यूपीएससी ने पूछा हुआ कि मॉडरेट्स की क्या रोल था इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और उनके क्या लिमिटेशन थे। तो यानी कि अगर मॉडरेट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो एक्सट्रीमिस्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज का क्या रोल था उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद या तो अगर यूपीएससी को और डीप डाउन जाना होगा तो वो किसी भी मॉडरेटर का नाम दे सकता है, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, यानी कि जो भी मॉडरेट्स के अंदर सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को प्रिडिक्ट करना हो। अभी कुछ नोट्स देखते हैं कि कैसे बने हुए हैं अनिमेश के। फॉर एग्जाम्पल अनिमेश ने वुमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन पे नोट्स बनाया हुआ है, राइट। उसी तरह अनिमेश ने फॉरेनर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन पे नोट्स बनाया हुआ है। फिर आप देखोगे अनिमेश ने मॉडरेट्स की क्या लिमिटेशन थी, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उस पर भी नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उस पर भी अनिमेश ने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है, राइट, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस पर भी अनिमेश ने नोट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो टॉपर्स है ना, सिलेबस को देखते हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब जाके आंसर में लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना होगा और इसी के बेसिस पे भी आप मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। आखिरी थीम जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 11 साल में वो ये है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अभी देखेंगे कि पिछले 11 साल में इस पे क्या क्वेश्चंस आए हुए। तो 2019 में सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है रेनेसा पे कि कैसे रेनेसा की वजह से नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हुई, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर रेनेसा पे क्वेश्चन ये आया हुआ है तो यूपीएससी या तो इसी के अंदर डीप डाउन जाके क्वेश्चन बनाएगा या इसी से रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम है उन पे क्वेश्चन पूछेगा, जो भी मैंने यहाँ लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद 2019 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि वेरियस ब्रिटिश प्रपोजल फॉर पावर ट्रांसफर इन 1940s, यानी कि 1940s के टाइम पे जितने भी पावर ट्रांसफर्स के प्रपोजल थे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त ऑफर हो गया, या क्रिप्स मिशन हो गया, या कैबिनेट मिशन हो गया, या वेविल प्लान हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 1940s का वो जो सारा इवेंट्स है उस पर आपको अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना होगा, राइट। तो उसी तरह अगर यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इसको टफ करने के लिए वो अगस्त ऑफर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैबिनेट मिशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन। तो 2019 में यूपीएससी ने गांधीयन फेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और कैसे वेरियस सेक्शंस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े और उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन किया, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब गार्डियन फेज से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है और सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर आपको अपने नोट्स बनाने होंगे ताकि आप मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो उसको लिख पाए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ, यानी कि गांधी के जितने प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोग्राम्स वो एजुकेशन के चला रहे थे या अनटचेबल्स के लिए चला रहे थे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सब पे आपको नोट्स बनाना होगा ताकि आप मेंस में आंसर को लिख पाए, ठीक है। सो देखते हैं कुछ नोट्स की कैसे अनिमेश ने नोट्स बना रखे हैं। तो इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी कांग्रेस को ऑफर मिला था वायसराय से, वो उस पर सारा नोट्स बना रखा है। अगस्त ऑफर पे यहाँ पे नोट्स बना रखा है, ठीक है। तो 1940s का जो भी इवेंट है उस पर उसने बहुत काफ़ी अच्छे से नोट्स बना रखा है। फॉर एग्जांपल देखो क्रिप्स मिशन पे नोट्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे नोट्स है,
तो इस तरीके के डेप्थ नोट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो कैबिनेट मिशन पे यहाँ पे पूरा नोट्स दिया हुआ है इसका। तो ये तो था कि मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड करना थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज को भी हमने रैंडमली नहीं देखा, हमने पीवाईक्यूज के पैटर्न्स को फाइंड किया, उससे कुछ ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करी जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर हमने ये भी समझा कि इन थीम्स में क्या यूपीएससी डीपर जाके क्वेश्चन पूछ सकता है या इनसे रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम्स हैं उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने इस मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को डिकोड ढंग से कर लिया। तो हम आगे चल के इसकी एक सीरीज निकालने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न हिस्ट्री का था, हम ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सब पे सीरीज बनाने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली आईएएस। थैंक यू।